एमआईएम का लक्ष्य है कि 24 विधायक जीत करके आना है। उसके लिए हम लोग मात्र 40 से 50 सीटों पे लड़ेंगे। जिस तरीके से पिछले बार मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 जीत करके आए थे। और हम वहीं से सीट लड़ेंगे जहां हमें जीतने की क्षमता होगी। हम वोट कटवा बनने के लिए काम नहीं करेंगे। आप गठबंधन मुकेश सहनी के साथ कर सकते हैं, जो मंत्री था एनडीए में। पशुपति पारस के साथ कर सकते हैं, जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री भाजपा में। लेकिन आप कहिए एमआईएम बी टीम है। अरे भाई साहब, कैसी बी टीम है? उनको मालूम है कि मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो जाती है तो आज कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो वो हैं, वो कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा। राणा रंजीत सिंह का एआईएमआईएम जैसी पार्टी से लड़ना, सो कॉल्ड जो कहते हैं एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, और राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है, राजपूत है, तो ये तो तय है कि इस बार हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं बनने जा रहा है। मैं गली नाली एक एक वार्ड की समस्याओं को उजागर करके लोगों के बीच में रखूंगा और उनको बोलूंगा। लास्ट में एक बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, इनमें से एक भी काम अगर रह जाएगा तो दोबारा मैं विधायक का चुनाव आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो काफी एक्टिव है, तरह तरह की रणनीति बना रही है। राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, साथ में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और जो भी महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो साथ में यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी घोषणा कर रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। जनसुराज के सुधार प्रशांत किशोर भी पदयात्रा करें। लेकिन एमआईएम इन दिनों बिहार में क्या कर रही है, कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? देखिए, कई लोगों की नजर एमआईएम पर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 सीटें एमआईएम जीती थी और इस बार भी तैयारी कर रही है। देखिए, एमआईएम को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के प्रदेश सचिव राणा रंजीत सिंह हैं, जो पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, शिवहर से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एमआईएम क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं बिहार में? तमाम पार्टियां तो लगातार तैयारी कर रही है, क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? एमआईएम बूथ कमेटी का गठन कर रही है, एमआईएम पंचायत कमेटी का गठन कर रही है, प्रखंड स्तर पे और निचले स्तर पे काम कर रही है। और एमआईएम को 243 सीटों पे नहीं लड़ना है। एमआईएम का लक्ष्य है कि 24 विधायक जीत करके आना है। उसके लिए हम लोग मात्र 40 से 50 सीटों पे लड़ेंगे। जिस तरीके से पिछले बार मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 जीत करके आए थे। बहुत स्ट्रेटेजिकली हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग बहुत महीन तरीके से जमीनी स्तर पे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, बूथ कमिटी बूथ लेवल तक का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत कुछ नजर नहीं आता होगा, क्योंकि सभी सीटों पे हमें लड़ना नहीं। हाँ, बेशक अब चुनाव का दौर आ रहा है तो कई लोग आते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कैंडिडेट बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, एक रुमाल रख करके चाहते हैं कि सीट रिजर्व हो जाए एमआईएम में। सब जगह घूम रहे हैं, कहीं टिकट नहीं मिलेगा तो एमआईएम टिकट दे देगी। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई साहब, अब लगभग देर हो चुका है। ये काम हम लोग को बी टीम का तमका नहीं लेना है और हम वहीं से सीट लड़ेंगे जहां हमें जीतने की क्षमता होगी। हम वोट कटवा बनने के लिए काम नहीं करेंगे। जो एमआईएम में एक्टिव हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित है, काम कर रहे हैं, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, उन्हीं को टिकट मिलेगा। बाहरी नेता जो चाहेंगे आने के लिए आकर के चुनाव लड़ लेंगे, तो उसके लिए दरवाजे बंद हो। बिल्कुल, अब देर हो गया उनके लिए। और दूसरा है कि जहां संगठन मेरा मजबूत होगा, हमारी पहली शर्त है कि 5000 मेंबर आपके एक्टिव होंगे। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, वो लिस्ट आपको देना होगा। कई लोगों ने दे भी दिया है और वहां फोन करके बात करके पुष्टि करने के बाद, क्योंकि हमारे बैरिस्टर साहब बहुत डिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब का बड़ा ये रहता है। वरना पिछले बार तो सीमांचल के हर सीटों पे हम नहीं लड़े, सीमांचल के मात्र 12-13 सीटों पे हम लड़े। किशनगंज के लोकसभा में हम सभी विधानसभा पे लड़े, तो 19 सीट लड़े हैं 243 में से, अब 5 जीत करके आए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कुछ नहीं थे तब ये स्थिति थी। आज तो अब हर कोई हमारी पार्टी को जानता है, गंभीरता से लेता है। तो बहुत महीन तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और तैयारी निचले स्तर की हो रही है। अब हम लोग यात्रा लायक, हम लोग पैसा नहीं है इतना हमारे पास, हम लोग इतना ताम झाम करें, इतने बड़े बड़े यात्राओं को करें। तो हम लोग जमीनी लेवल पे अपने काम को लगातार कर रहे हैं। रिजल्ट में आपको नजर आएगा, शायद अभी आपको बहुत नजर ना आए, या जिस विधानसभा में हम तैयारी कर रहे हैं वहां आपको नजर आएगा। ढाका में भी आपने देखा, राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, लगभग हर चौक पे, हर जगह पे वीआईपी वालों से ज्यादा झंडा तो हमारा ही था। और वहां लोगों ने बड़ी डिसिप्लिन्ड वे में अपनी बात को रखा कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी आप चाहते हैं, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसको अगर रोकना चाहते हैं, तो आप लोग को जो है हम लोग को गठबंधन में लेना चाहिए।
ये हमारा प्रस्ताव है। हम लोग बार-बार, चूँकि हमें आप गठबंधन में लीजिए या मत लीजिए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। जनता के सामने हम ईमानदारी से अपनी बात को रख रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जनता हमारे पक्ष में बोल रही है। गठबंधन को लेकर जो प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, क्या अब भी उम्मीद है उसको लेकर के? हमें फ़र्क नहीं पड़ता है और नहीं करेंगे गठबंधन, क्योंकि उनको मालूम है कि एमवाई आज यादव तो हिंदू हो जाता है। आप कई सीट पे निकाल करके देखिएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके सीट पे क्या हुआ, एक यादव कैंडिडेट खड़ा हो गया, सभी यादव उधर चले गए, आरजेडी के नहीं रहे। लेकिन मुसलमान जो है वो आजीवन इनको कंधे पे बिठा के ढो रहा है। लेकिन अब मुसलमान भी देख रहा है कि भाई अगर एक मुसलमान की पार्टी खड़ी हो रही है, तो आपको क्या तकलीफ है? आपने 5 विधायक में से 4 को तोड़ दिया। आप गठबंधन मुकेश सहनी के साथ कर सकते हैं, जो मंत्री था एनडीए में, पशुपति पारस के साथ कर सकते हैं, जो मंत्री थे केंद्रीय मंत्री भाजपा में। लेकिन आप कहिए एमआईएम बी टीम है, अरे भाई साहब कैसी बी टीम है? हम तो लगातार लड़ रहे हैं और एमआईएम का कोई विधायक या कोई कार्यकर्ता टूटता भी है, तो जा करके वो भाजपा की गोद में नहीं बैठता है। गया भी तो कोई ना कोई सेकुलर पार्टी आरजेडी में जाए चाहे कांग्रेस में जाए, तो आपकी पार्टी के विधायक अभी प्रधानमंत्री जी आए गया जी में, तो 2 विधायक टूट करके चले गए गोदी में उनके एनडीए के। तो बी टीम वाले कौन है? आप पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में जाते हैं, खुद कहते हैं या तो इंडिया को वोट दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए और किसी को मत दीजिए। तो कौन है बी टीम वाला जो एनडीए के लिए वोट मांग रहा है? अब क्या क्या वजह हो सकती है कि गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं? वजह साफ है, उनको मालूम है कि मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो जाती है, तो आज कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो वो हैं, वो कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा और मुसलमान की अपनी पार्टी खड़ी होगी तो धीरे-धीरे मुसलमान उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डर उनको सता रहा है, इसीलिए वो हमारे साथ गठबंधन नहीं कर सकते। ढाका से लगातार आप भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। ढाका की अ, समस्या क्या देख रहे हैं इन दिनों? जो विधायक हैं वर्तमान में कितना सफल हो पाए हैं काम करने में, जनता का विश्वास जीतने में, क्या लग रहा है स्थिति? देखिए, ढाका की स्थिति अब तक यही होती थी कि वो चुनाव अंत-अंत तक जाकर के हिंदू-मुसलमान का चुनाव बन जाता था। सड़कें बनी हैं कि नहीं, रोजगार की कोई व्यवस्था है कि नहीं, अस्पताल में डॉक्टर है कि नहीं, विद्यालय में शिक्षक जाता है कि नहीं, 40,000 लोग हमारे बम्बई में रोजी-रोटी के लिए बेरोजगार जाकर के वहाँ लेबर का काम कर रहे हैं। घोड़ासान में ट्रेन है लेकिन बम्बई वाले ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है। कई ऐसे मुद्दे, भारतमाला में जो है करोड़ों की ज़मीन आपका ले रहा है और कौड़ी के दाम पे आपको पैसा का भुगतान नहीं है। अरे नियम ये है कि अगर सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है, तो पहले आपको पैसा देती है, उसके बाद नोटिस देती है, उसके बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला और ज़मीन खाली करा दिया मार के, पीट के। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं और यहाँ जनता जो है केवल हिंदू-मुसलमान पे था कि लास्ट में हिंदू बन कर के या तो भाजपा के, नहीं तो मुसलमान बन कर के आरजेडी के। लेकिन राणा रंजीत सिंह का एआईएमआईएम जैसी पार्टी से लड़ना, सो कॉल्ड जो कहते हैं एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है और राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है, राजपूत है। तो ये तो तय है कि इस बार हिंदू-मुसलमान मुद्दा नहीं बनने जा रहा है, विकास मुद्दा बनने जा रहा है। ढाका की समस्याएँ जो है मुद्दा बनने जा रहा है। आज मैं चैलेंज कहता हूँ वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक को, कि मैंने आज तक एक भी नाला ढाका विधानसभा में नहीं देखा जिसमें से पानी बह रहा हो। हर सड़क पे पानी का जल जमाव है। वही सड़क हर साल टूट रहा है, दोबारा बन रहा है, फिर टूट रहा है, फिर बन रहा है। अगर पानी का निकासी हो, जल जमाव की सुविधा ना हो और नाली से पानी बह करके निकल जाए, तो सड़क अगर एक बार बनेगा, 10 साल 15 साल तक वो बढ़िया रहेगा। इस तरह की मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी चर्चा नहीं होती थी, अब होगी। जनता के बीच आप जा रहे हैं, कितना समर्थन जनता का मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त। अब तो ढाका का ये विधानसभा का चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं, देश का चुनाव बन करके रह गया है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा शिफाउर रहमान साहब जो ओखला से चुनाव लड़ रहे थे इसी पार्टी से, और उन्होंने सीएए का विरोध किया था, एनआरसी और सीएए का, और शाहीन बाग एक पूरे देश का एक हॉटस्पॉट बना हुआ था, जिस अभियान को उन्होंने लीड किया था। वो एक चुनाव था जिसमें पूरा देश देख रहा था और आज ढाका विधानसभा के चुनाव को पूरा देश देख रहा है कि एआईएमआईएम जिसको लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है और जिस तरह का प्यार समर्थन राणा रंजीत एक हिंदू के बेटा को मिल रहा है, ये लोग मान के बैठे कि जिस दिन भी राणा रंजीत एक पहला हिंदू विधायक एआईएमआईएम का बनेगा, तो न केवल यूपी, न केवल बंगाल, पूरे देश में जो एक मैसेज लोग एक जो कुप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, वैसे लोगों के गाल पे तमाचा होगा और ढाका के विधायक की पहचान पूरे देश में। ढाका से आप चुनावी तैयारी में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता आप पर ही विश्वास क्यों करे? आप जनता के लिए
क्या करेंगे, आपका एजेंडा क्या है ताकि जनता आप पे विश्वास करे? देखिए, गाँव-गाँव, गली-गली, निचले स्तर का मैनिफेस्टो को मैं तैयार कर रहा हूँ। जिस भी जगह मैं जाता हूँ तो पहला सवाल यही उनसे पूछता हूँ कि यहाँ की मूलभूत 3 समस्याएँ क्या हैं? और एक किताब के माध्यम से मैनिफेस्टो को, विधानसभा का मैनिफेस्टो, विधायक लोग आते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो पार्टी के जो बड़े-बड़े सीनियर लोग होते हैं, मैं गली, नाली, एक-एक वार्ड की समस्याओं को उजागर करके लोगों के बीच में रखूँगा और उनको बोलूँगा, लास्ट में एक बड़ा-बड़ा लिखा रहेगा कि इनमें से एक भी काम अगर रह जाएगा तो दोबारा मैं विधायक का चुनाव आपसे वोट माँगने नहीं आऊँगा, चूँकि 2 लोग ही ऑप्शन थे वहाँ पे, तीसरा कोई विकल्प नहीं था, तो मजबूरी में जो है जनता उन्हीं दोनों में से किसी को, एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई, को चुना करती थी। एक पढ़ा-लिखा, एक मजबूत विकल्प के रूप में ढाका विधानसभा में आया है राणा रंजीत, एआईएमआईएम, तो निश्चित रूप से जनता को विकल्प मिला है और जनता किसी न किसी बेहतर व्यक्ति को, नया व्यक्ति को, एक जुझारू व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को मौका देगी। और अगर हम लोग सफल नहीं हो पाए किसी भी छोटे स्तर पे, दोबारा हम लोग वोट माँगने नहीं जाएँगे, ये डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अंत में ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा देश आपको देख रहा है। और जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि एक मुसलमान का बेटा एक हिंदू के बेटे की लड़ाई लड़े, एक हिंदू का बेटा एक मुसलमान के बेटे की लड़ाई लड़े, तो राणा रंजीत को पूरा देश देख रहा है, एक-एक हिंदू समाज दिख रहा है कि एक व्यक्ति मुसलमानों की लड़ाई को इतनी शिद्दत और इतनी ईमानदारी से लड़ रहा है। देखते हैं कि मुसलमान वोट इस बार उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिला तो शायद कोई दोबारा हिंदू इसी ईमानदारी, इस शिद्दत से मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और मुसलमान भाई भी देखना चाहते हैं कि राणा रंजीत सिंह कब तक ईमानदार रहते हैं। मैं लोकसभा के चुनाव लड़ा, बेइज्जत हुआ, इतना कम वोट मुझे आया क्योंकि मैं इतने लोकप्रिय व्यक्ति का बेटा था, लेकिन इस पार्टी में लड़ने की वजह से हिंदू समाज ने मुझे वोट नहीं दिया और मुस्लिम समाज ने भी 20 दिन में मुझे स्वीकारा नहीं। लेकिन अब जब मैंने लगातार मेहनत किया है, लोगों के दिल में जगह बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक क्रांतिकारी फैसला ढाका की विधानसभा देगी। पूरा देश ढाका के इस रिजल्ट पे नज़र गड़ाए हुए है। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एमआईएम के प्रदेश महासचिव हैं राणा रंजीत सिंह। इन्होंने साफ-साफ कहा कि ढाका में किस प्रकार से काम करेंगे, ढाका की क्या स्थिति है। साथ ही साथ एमआईएम को लेकर के भी हमने विस्तार से बात किया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन को लेकर के भी हमने बातचीत की, तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। सच एक्सप्रेस आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।